हेलो। तो जैसा कि हमने पिछली वीडियो में सूर्य और राहु की कंजंक्शन पर डिस्कस किया था, और आज की वीडियो में हम राहु और गुरु की कंजंक्शन पर डिस्कस करेंगे, जो कि एक फेमस योग के नाम से जाना जाता है, गुरु चंडाल योग। असल में ये गुरु चंडाल योग राहु और गुरु की कंजंक्शन से एक आपसी कॉम्बिनेशन से बनता है। अब ये कॉम्बिनेशन में बहुत सारे फैक्टर हो सकते हैं कि अगर कुछ सर्टेन शर्तें पूरी होती हैं तभी हम कह सकते हैं कि ये एक दोष है। बाकी जो शर्तें अगर पूरी नहीं होती हैं तो केवल एक ये 100 पीस की तरह बस है। एक ये प्लैनेट्स अगर कुछ सर्टेन कॉम्बिनेशन या सर्टेन कुछ शर्तें पूरी होती हैं अगर वहाँ पर, तब हम कह सकते हैं कि यहाँ पर गुरु चंडाल दोष है। अब इसके परिणामों पर हम आगे डिस्कस करेंगे, बाद में चल के डिस्कस करेंगे। अभी पहले ये डिस्कस करेंगे कि इस योग में मतलब ये योग घटित कैसे होगा, कुंडली में कैसे घटित होता है ये योग। देखिए, कुंडली में 12 घरों में से कहीं पर भी 12 घरों में से कहीं पर भी अगर सूर्य और राहु गुरु और राहु अगर साथ में बैठे हैं, पहली शर्त ये है कि सूर्य राहु अगर गुरु और राहु अगर साथ में बैठे हैं तो यहाँ पर एक शर्त पूरी होती है। अब इसमें ये देखना ज़रूरी है कि इनमें डिग्री वाइज बलाबल कितना है, इनकी मध्यता कितनी है, डिग्री में कितनी क्लोज कंजंक्शन में बैठे हुए हैं। अब इसके बाद इसमें ये भी देखना ज़रूरी है कि अगर हम एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों पर चर्चा करें, अगर हम एडवांटेज पर ज़्यादा फोकस करें तो यहाँ पर जुपिटर को ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, गुरु बृहस्पति को, कि गुरु की क्या महत्व है गुरु का वहाँ पर, गुरु कितना बलवान है वहाँ पर, गुरु किस नक्षत्र में बैठा है, गुरु की राशि क्या है, किस राशि में बैठा, कहीं शत्रु राशि में तो नहीं बैठा। अब यहाँ पर अगर राहु पर फोकस करें तो राहु की स्थिति क्या है, राहु के पास कितना बल है, आपस में इनका कितना क्लोज कंजंक्शन है, इनकी कितनी डिग्री वाइज कितना क्लोज कंजंक्शन है आपस में, ये भी देखना ज़रूरी है यहाँ पर। अब अगर हम इनका एक सिग्निफिकेंस समझें कि इसका असल में महत्व है क्या, इसे हम दुर्योग कह सकते हैं या योग कह सकते हैं, ये समझने की कोशिश करें पहले। देखिए, जुपिटर गुरु, जो कि पिछली वीडियो में हम एक हंस महापुरुष योग में चर्चा किए थे ज़्यादातर, कि गुरु का महत्व है क्या। गुरु असल में ये दर्शाता है ज्ञान, गुरु दर्शाता है ज्ञान, एक लाइट, एक प्रकाश, एक दिव्य ज्ञान, हमारे मोरल्स, हमारे वर्चूज़, हमारे कुछ ऐसे रूल्स जो कि धार्मिक हैं। और धार्मिक कहने का सेंस मेरा ये नहीं कि पूजा पाठ से है, जो एथिकल हो, जो सही हो। गुरु उन नियमों को दर्शाता है कि जो एथिकल हो, असल में वो धार्मिक है। और गुरु असल में धर्म को भी शो करता है, एथिकल्स, लीगलिटी, ये शो करता है गुरु। तो अगर गुरु में राहु का प्रवेश हो कहीं ना कहीं, तो राहु क्या शो करता है, एक कूटनीति, एक अंधकार, एक ऑब्सेशन। और राहु शो करता है एक्सपेंड, किसी भी चीज़ को बढ़ा देना। और राहु शो करता है षड्रिपु। षड्रिपु आप समझते होंगे कि हमारे मन में चलने वाले काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, इन सभी को शो करता है राहु। तो अगर ज्ञान में, हमारे एथिकल नॉलेज में कहीं ना कहीं अगर राहु की एंट्री होती है तो यहाँ पर पूरा का पूरा बृहस्पति अनबैलेंस हो सकता है, यहाँ पर पूरे के पूरे मोरल्स खो सकते हैं व्यक्ति के। राहु एक प्रकार से घमंड भी है, राहु एक प्रकार से घमंड है, और जुपिटर में अगर उसकी एंट्री होती है तो वो नॉलेज का घमंड भी हो सकता है। और यहाँ पर एक सबसे बड़ी देखने वाली बात यह है कि व्यक्ति नॉलेज को बड़ी अहमता से, बड़ी कुशाग्र बुद्धि से ग्रहण तो करता है, ज्ञान को कुशाग्र बुद्धि से व्यक्ति ग्रहण करता है, पर वो आगे चल के बाद में जब राहु का टाइम काल आता है तब उस नॉलेज को इलीगल रूप से फील करता है और इलीगल रूप से वो ट्रीट करता है उस नॉलेज में। कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज हो सकता है। इसमें ये भी देखना ज़रूरी है कि राहु एक मलिनता है, एक गंदगी है। तो अगर वो कहीं ना कहीं बुद्धि में अटैक करे, कहीं ना कहीं इंटेलेक्ट पर अटैक करे, क्योंकि हमारे मोरल शो करता है जुपिटर, वहाँ पर अगर अटैक करे तो कहीं ना कहीं ये करप्ट करके रख सकता है, हमारी बुद्धि को कहीं ना कहीं करप्ट कर सकता है। अब इसमें चंद्रमा की स्थिति भी देखना जरूरी है कि अगर गुरु चंडाल दोष बन रहा है तो चंद्रमा की स्थिति कैसी है। अगर चंद्रमा भी कहीं ना कहीं अफ्लेक्टेड हुआ या कमज़ोर हुआ या पाप पीड़ित हुआ, तब कंडीशन और बिगड़ सकती हैं, तब नशे आदि में इन्वॉल्वमेंट हो सकता है व्यक्ति का। अब इसमें यह भी है कि घमंड तो बढ़ता ही व्यक्ति का। अब घमंड के साथ साथ इसमें यह देखना भी जरूरी है कि सूर्य की पोजीशन क्या है कुंडली में।
सूर्य भी अगर अफ्लेक्टेड है तब इसमें एक नॉलेज का घमंड हो सकता है व्यक्ति को। नॉलेज का इतना घमंड हो सकता है क्योंकि नॉलेज कभी पूरा नहीं होता है। नॉलेज किसी भी व्यक्ति का हो पूरा नहीं हो सकता है। अब अगर गुरु चंडाल योग किसी की कुंडली में बनता है तो व्यक्ति को अधूरे नॉलेज होने में भी वो अपने को पूर्ण समझता है, अपने आप को पूर्ण समझने की कोशिश करता है और यहाँ पर वो गलत कर सकता है। यहाँ पर ये चीज़ भी दर्शाई जा सकती है कि मिसयूज़ ऑफ द नॉलेज, कहीं ना कहीं ये अपने नॉलेज का मिसयूज़ कर सकता है। अब निर्भर ये बात करती है कि ये इसकी इंटेंसिटी कितनी है, ये इस दुर्योग की इंटेंसिटी कितनी है। राहु के पास अगर कहीं ना कहीं बृहस्पति से ज़्यादा बल है तब तो राहु के पास ज़्यादातर बल होने पर वो मिसयूज़ ही करेगा, क्योंकि गुरु कहीं ना कहीं नॉलेज तो देगा, नॉलेज कहीं ना कहीं से प्रदान करेगा। अगर गुरु अच्छे भावों में है, अच्छे हाउसेस में है, तब इसे नॉलेज तो देगा, लेकिन एक तरफ से नॉलेज आएगा और दूसरी तरफ से इसे नलीफाई करने का काम राहु करेगा। उस नॉलेज को पूरा का पूरा नलीफाई करने का काम राहु करेगा। राहु एक पवित्र ज्ञान को कहीं ना कहीं अब नॉन सैक्रेड नॉलेज बनाने की कोशिश करेगा। उस ज्ञान में अपवित्रता लाना राहु का काम होगा। असल में ये सब गुरु चंडाल योग का मोटिव यही है कि गुरु एक ज्ञान है, नॉलेज है। अब उसमें अगर अशुद्धि डाल दी जाए, उस नॉलेज को कहीं ना कहीं गलत डायरेक्शन में भेज दिया जाए तो ये बहुत खतरनाक हो सकता है। अब नॉलेज किसी भी प्रकार का हो सकता है, एक मटेरियल नॉलेज भी हो सकता है, स्पिरिचुअल नॉलेज भी हो सकता है। नॉलेज तो नॉलेज होता है, चाहे वो किसी भी प्रकार का हो। अगर व्यक्ति साइंटिस्ट बनता है उस नॉलेज को ग्रहण करके, और अगर राहु के ट्रेड उसके अंदर होते हैं तो कहीं ना कहीं वो कुछ ऐसी चीज़ भी बना सकता है जो कि एक बृहद लेवल पर नुकसान कर सके, एक हायर लेवल पर वो एक डैमेज कर सकती है, डिस्ट्रॉय कर सकती है। तो ये कंडीशनें निकल के आती हैं गुरु चंडाल योग पर। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अगर कहीं ना कहीं जुपिटर बलवान है तो हाँ, मान सकते हैं कि यहाँ पर राहु के ट्रेड कम होंगे तो लॉसेस का सामना कम झेलना पड़ेगा। लेकिन अगर राहु कहीं ना कहीं बलवान है, इस योग में सबसे ज़्यादा अगर मतलब डिसएडवांटेज अगर हो सकते हैं तो इस योग में राहु अगर बलवान है तो हो सकते हैं। अगर कहीं ना कहीं जुपिटर बलवान है, अब जुपिटर का एक अहम कारक तो ये भी होता है कि वो किसी भी दुर्योग को बचा के रखता है। अब कहीं ना कहीं अगर वो भी पाप पीड़ित होता है तो उसके पास सामर्थ्य नहीं होगी किसी भी दुर्योग को संभालने की, बचाने की, उसके पास सामर्थ्य नहीं बचेगी। इसमें पूरा निर्भर ये करता है कि राहु के पास बल है कि नहीं है, राहु किस राशि में बैठा है, गुरु किस राशि में बैठा है। दोनों तो एक ही राशि में बैठेंगे, लेकिन वो ज़्यादातर फायदेमंद किसके लिए है, राहु के लिए है कि गुरु के लिए है। अगर वो राशि कहीं ना कहीं कंपेटेबल है गुरु के लिए तो ये गुरु के बल को बढ़ाने का काम करेगी। हाँ, इसमें ये भी देखना जरूरी है कि गुरु पर कैसे प्लैनेट्स की आस्पेक्ट है। अगर गुरु पर, जुपिटर पर अगर अच्छे गुड्स प्लैनेट की आस्पेक्ट है तो फिर से यहाँ पर गुरु के पास बल बढ़ेगा, यहाँ पर फिर से गुरु के पास बल बढ़ेगा। अब इसमें ये भी देखना जरूरी है कि इनकी काफ़ी क्लोज कंजंक्शन तो नहीं है। मान लीजिए अगर 12 डिग्री का जुपिटर है, गुरु है, और 12 डिग्री का अगर राहु है तो यहाँ पर बहुत घातक का गुरु चंडाल योग हो सकता है। यहाँ पर ज़्यादातर व्यक्ति को नुकसान का सामना देखने को मिलेगा। यहाँ पर कुछ भी अच्छी प्रेडिक्शन नहीं दी जा सकती इस योग में। तो कहीं ना कहीं ज्योतिष शास्त्र में इस योग को अच्छा नहीं कहा जा सकता। हालांकि इस योग में कहीं ना कहीं ये योग कहीं ना कहीं लाभकारी हो सकता है। इस योग में कहीं ना कहीं ये योग लाभकारी हो सकता है, क्योंकि इस योग से बहुत मतलब एक कॉन्स्पिरेसी का कॉन्सेप्ट इन्हीं योगों से निकल के आता है। राहु जिन भी प्लैनेट्स के साथ बैठता है तो वहाँ पर एक कॉन्स्पिरेसी क्रिएट करता है, एक रणनीति, एक कूटनीति, यही तो जरूरी है इस जमाने के लिए। तो राहु अगर जुपिटर के साथ बैठता है तो व्यक्ति, हालांकि ये बात फिक्स है कि मिसयूज नॉलेज का होता है, बहुत भारी मात्रा में होता है मिसयूज। अब इसमें अगर कहीं ना कहीं देखिए, गुरु चंडाल योग केतु से भी बनता है, केतु की कंजंक्शन भी हो तो भी बनता है, और राहु की कंजंक्शन हो तो भी बनता है। लेकिन केतु के इफेक्ट इतने नहीं देखने को मिलते किसी भी दोष में। केतु को केवल एक प्रकार से दोष के रूप में लिया जाता है, पर वो दोष पैदा नहीं करता, वो तो न्यूट्रल की तरह काम करता है। वो तो एक किसी भी प्लेनेट के साथ बैठता है, उसे केवल एक दुर्योग नाम दिया जाता है। असल में वो किसी भी दुर्योग को अप्लाई नहीं करवाता है। अगर सही ढंग से देखा जाए तो केतु किसी भी दुर्योग में उसकी कोई भूमिका नहीं होती है। वो एक न्यूट्रल प्लेनेट है एक प्रकार से, उसके ज़्यादातर डिसएडवांटेज देखने को नहीं मिलते जितने कि राहु के साथ देखने को मिलते हैं। अब इसमें ये देखना जरूरी है कि
अगर केतु केतु के साथ बन रहा है तो यहाँ पर अगर वो वृश्चिक राशि में है तो कहीं ना कहीं केतु बलवान हुआ यहाँ पर। और अगर वृश्चिक राशि में राहु है और गुरु है तो कहीं ना कहीं फिर गुरु यहाँ पर बलवान हुआ, राहु कमजोर हुआ। तो इस प्रकार से पहले दोनों की कंपेटिबिलिटी चेक करनी पड़ती है कि दोनों में से ज़्यादातर पावर है किसके पास। कहीं राहु का डिस्पोजिटर वो बलवान तो नहीं है, वो कोई योग कारक ग्रह तो नहीं है, कहीं वो भी एक पापक ग्रह तो नहीं बन रहा है। अगर वो भी कहीं ना कहीं पापक ग्रह है या कहीं ना कहीं वो इसी योग पर आस्पेक्ट कर रहा है तो वो राहु के बल को बहुत ज़्यादा बढ़ा देगा, राहु के बल को बहुत ज़्यादा बढ़ा देगा। इस कंडीशन में राहु के सारे नेचर आ जाएंगे। जुपिटर तो अपने लाइफ टाइम पर ऑपरेट करता ही रहेगा, जुपिटर अपने लाइफ टाइम पर पूरे में ऑपरेट करता ही रहेगा। अब इसमें ये भी देखना जरूरी है कि जुपिटर रेट्रो तो नहीं है। जुपिटर के पास बल अगर चेक करना है तो पहले तो रेट्रो तो नहीं है वो। अगर वक्रीय हुआ तो फिर तो यहाँ पर जुपिटर कमजोर हुआ। जुपिटर हमेशा डायरेक्ट होना चाहिए और ना तो जुपिटर अस्त होना जरूरी है। यहाँ पर कहीं ये देखना बहुत ज़्यादा जरूरी है कि जुपिटर सन से सूर्य से अस्त तो नहीं हो रहा है, कम्बस्ट नहीं होना चाहिए। अगर कम्बस्ट होता है तो भी इसके बल में भारी मात्रा में गिरावट आएगी। रेट्रो तो नहीं है पहला पॉइंट, और ये कम्बस्ट तो नहीं है। और तीसरा पॉइंट ये है कि ये किस राशि में बैठा है। अगर अच्छी राशि है उसके लिए एक लाभकारी राशि है तो उसके लिए ये एक प्लस पॉइंट होगा जुपिटर के लिए। अब उस राशि का अधिपति किन हाउसेस का लॉर्ड है, किन हाउसेस में बैठा है। अगर उस राशि का अधिपति भी अच्छा है या कहीं से अफ्लेक्टेड नहीं है तो ये भी जुपिटर के लिए एक प्लस पॉइंट माना जाएगा। अब ये भी देखना जरूरी है कि कहीं ये योग 6, 8, 12 में तो नहीं बन रहा। अगर ये 6, 8, 12 में या त्रिसडाया हाउसेस में बन रहा है तो कहीं ना कहीं ये राहु के बल को बढ़ाएगा, जुपिटर के बल को कमजोर कर देगा। क्योंकि ये जो हाउसेस है ना, ये 3, 6, 12, इन हाउसेस में अच्छे प्लैनेट्स की पावर कम होती है। मतलब इन भावों को झेलने के लिए इनके पास पावर नहीं होती है इतनी कि इन हाउसेस को ये झेल पाएँ। इन हाउसेस को एक मेलेफिक प्लैनेट ही झेल सकता है, जो कि राहु अगर वहाँ पर है और गुरु वहाँ पर है तो गुरु के बल में भारी मात्रा में गिरावट आएगी। अगर 3, 6, 8, 12 में अगर ये कंडीशन बनती है या 6, 8, 12 में ये कंडीशन बनती है तब तो यहाँ पर जुपिटर के पास बिल्कुल भी फोर्स नहीं बचेगा और इन हाउसेस में राहु का बल और बढ़ जाएगा। तब यहाँ पर ये बात सबसे ज़्यादा जरूरी है कि राहु का बल नहीं बढ़ना चाहिए। ये कंडीशन है इसलिए बताई जा रही है कि इनमें से मतलब कहाँ पर राहु का बल बढ़ सकता है और कहाँ पर जुपिटर गुरु का बल बढ़ सकता है। तो 6, 8, 12 में बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अब इस कंडीशन में एक और ज़रूरी बात यह है कि 9th लॉर्ड को देखना है, 9वें घर का जो अधिपति है उसकी कंडीशन कैसी है। क्योंकि कहीं ना कहीं एक नैसर्गिक कारक जुपिटर होता है 9th हाउस का। अब अगर किसी भी कुंडली में 9th हाउस में जो राशि बनी है उसका अधिपति अगर अच्छी कंडीशन में है तो ये कहीं ना कहीं वो जुपिटर के मोरल्स को बनाए रखने में मदद करेगा, जुपिटर के एक अच्छे सिग्निफिकेंस को पैदा करने के लिए व्यक्ति में मदद करेगा। अगर 9th हाउस का लॉर्ड भी कहीं ना कहीं पाप पीड़ित है या पाप कर्तरी योग में है या अस्त है या रेट्रो है या किसी भी प्रकार से कमजोर है तब 9th हाउस भी कमजोर हो जाएगा। तो जो 9th हाउस से वैल्यूज पैदा होंगी व्यक्ति में वो भी नहीं हो पाएंगी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें रहती हैं जो कि इस चंडाल योग में देखी जा सकती हैं कि क्या क्या सिग्निफिकेंस पैदा होते हैं व्यक्ति के अंदर। हाँ, एक और बहुत ज़रूरी बात इसमें ये देखने के लिए ज़रूरी है कि नवमांश कुंडली में ये योग रिपीट तो नहीं हो रहा किसी भी डिविजनल चार्ट में, और खास करके नवमांश कुंडली में अगर ये योग रिपीट हो रहा है तो ये बहुत प्रलयकारी हो सकता है उसके लिए तो ठीक है, मतलब उसके एरिया में आने वाले जितने भी व्यक्ति हैं वो एक बहुत ही बड़े लेवल पर नाश कर सकता है। नॉलेज के माध्यम से नाश करना एक बहुत बड़ा नाश हो सकता है, किसी भी इनोवेशन के माध्यम से नाश करना बहुत बड़ा नाश हो सकता है। अगर ये कंडीशन कहीं ना कहीं डिविजनल चार्ट में रिपीट होती है, ये कहीं ना कहीं वर्गोत्तमी होते हैं, और खासकर कि नवमांश कुंडली में कहीं ना कहीं अगर ये रिपीट हो रहा है ये योग तब बहुत ज़्यादा घातक हो सकता है। और अगर डिविजनल चार्ट में नहीं हो रहा है ये योग रिपीट या खासकर नवमांश कुंडली में ये योग नहीं हो रहा, इनका दूर दूर से कोई संबंध ना हो, तब तो शुरुआती लेवल में शुरुआती चरण में कहीं ना कहीं ये योग व्यक्ति में असर करते हैं, फिर बाद में वो असर नहीं करते हैं। बाद में कहीं ना कहीं आगे बढ़ते बढ़ते वो इन योगों से आगे उठ जाता है, ये दुर्योग उन पर काम नहीं करते। असल में नवमांश यही तो दर्शाता है कि एट दी एंड क्या करेगा व्यक्ति। तो 9th हाउस को भी देखना जरूरी है
और नवमांस कुंडली की स्थिति भी देखना जरूरी है। अब इसमें अगर देखें डिसएडवांटेज क्या पैदा हो सकते हैं, तो व्यक्ति अपने मोरल्स को खोता है, अपने वर्चूज़ को खोता है और कहीं ना कहीं मतलब एक भारी मात्रा में नुकसान करने की ओर जा सकता है। व्यक्ति बहुत ज़्यादा घमंडी हो सकता है, बहुत ज़्यादा एकाकी हो सकता है, और इस केस में बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट नेचर हो सकता है, और वो इंट्रोवर्ट नेचर उसके लिए भी विनाशकारी हो सकता है, और वो इंट्रोवर्ट नेचर बहुत ही लोगों के लिए विनाशकारी हो सकता है। षड्रिपुओं की मात्रा बढ़ जाने से कहीं ना कहीं एक व्यक्ति के अंदर नशे की आदत भी लगती है, इसमें एक मानसिक स्थिति भी उसकी बैलेंस नहीं रहती है। अगर ये बहुत ही जमकर या प्रबल रूप से बना है ये योग, तो उसकी मानसिक स्थिति कभी भी ठीक नहीं रहती है। वो जितना भी नॉलेज ग्रहण करता है, एट द एंड वो उस नॉलेज का मिसयूज़ करने की कोशिश करेगा। भले ही वो कितना ही नॉलेज ग्रहण करे, कितना ही नॉलेज ग्रहण करे, वो कितना ही बोले कि मतलब वो कितना ही एथिकल बनने की कोशिश करे, लास्ट में वो अनएथिकल काम करने की कोशिश करेगा। इस योग में सबसे ज़्यादा देखने वाली बात यही मिलती है कि व्यक्ति अपने नॉलेज को अनएथिकल वे में ले जाता है, खुद का भी नाश करता है और बहुत भारी संख्या में लोगों का नाश करने की कोशिश करता है। तो आज के वीडियो में हमने गुरु चंडाल योग के बारे में समझा। नेक्स्ट वीडियो में हम किसी और योग के बारे में चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।